हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी भाई पीके। साथियों, हम आज करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आज हम इसके लगभग 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन 50 क्वेश्चनों के साथ साथ जो भी उनके बीच में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, इससे पहले हम आर टी एक्ट 2009 के बारे में महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखें। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपके जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो कोई किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, डी ट्रिपल एस बी का हो, के वी एस का हो, जिनमें ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी साथ साथ। ठीक है साथियों, चलिए तो बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की अपनी 50 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की आज की वीडियो, जो कि हमारी एनसीएफ 2005 के ऊपर बनाई गई है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, ये है हमारे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो ये किया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जितने भी हमारे ये 50 के 50 क्वेश्चन हैं, इनको आप इम्पोर्टेंट समझें। आपके ये किसी ना किसी तरह से एग्ज़ाम से बहुत रिलेट करते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये एनसीएफ 2005 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का पार्ट हो, चाहे आपका ईवीएस का पार्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो, सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन कब आए हुए विचार था? तो ये था 1993 का विचार। ठीक है, प्रश्न 3 है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया? तो ये सुझाए गए थे सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ठीक है, ये तीनों के तीनों सुझाव एनसीएफ 2005 में सुझाए गए थे कि आगे के जो एग्जाम प्रणाली हो किस तरह की हो। ठीक है, प्रश्न 4 है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? तो ये है एनसीएफ 2005। प्रश्न 5 है किस मंत्रालय की पहल पर, इसकी जगह पर आएगा किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो ये किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में MHRD। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये MHRD का जो नाम बदल कर क्या क्या कर दिया गया है, अब इसे कर दिया राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, अगर आपको नहीं पता था, ठीक है, तो हमने बता दिया, इसका नाम बदल के कर दिया राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये 2019 में बदल दिया गया था नाम। ठीक है, अब जो ये नाम था इस और जो MHRD के जो मिनिस्टर थे वही अब उसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6 एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो ये दिया गया ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, प्रश्न 7 है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी वहाँ पर बच्चा सीख रहा है उसको अपने जीवन में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, यही एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। ठीक है, प्रश्न 8 है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना भार के अधिगम, यानी बिना बोझ के शिक्षा। प्रश्न 9 है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो ये होता है सभ्यता और प्रगति से। ठीक है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न 10 है एनसीएफ 2005 के अध्याय
विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। तो क्या बताया गया है, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। प्रश्न 11 है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो ये है लैटिन भाषा का शब्द। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 2005 में। किसको, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को। प्रश्न 13 है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई। तो ये की गई थी एनसीईआरटी नई दिल्ली में। जो एनसीईआरटी का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और वहीं पर एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 14 है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। तो किस पर बल दिया गया है, शांति के लिए शिक्षा। ठीक है। और जो एनसीईआरटी, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी जो नई दिल्ली है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। इसको आप अपना होमवर्क समझें। ठीक है। तो आप इसका आंसर ढूंढकर, अगर पता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो ढूंढिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है। तो क्या बताया गया है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। ठीक है। मतलब कि जो भी आप सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, तो उसको किस तरह से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से अपने जीवन में उसे लाएंगे, ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है। प्रश्न 16 है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो ये थे कुल 38 सदस्य, यानी कि 38 सदस्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। तो सीखना क्या है, मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। सबसे जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसमें, तो एनसीएफ 2005 को मानसिक विकास के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। तो यह कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, यानी कि ये बच्चे जो जैसा चाहे ऐसी परीक्षा हो। अगर बच्चे चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम हो तो बोर्ड एग्जाम उनका लिया जाए, अगर बच्चे चाहते हैं कि बिना बोर्ड एग्जाम के ही उनको इंटरनल बेसिस पर उनको एग्जाम पास करवा दिया जाए, तो ऐसा भी उनके लिए ऐच्छिक आधार पे वो चलाया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। तो यह है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है। प्रश्न 20 है, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है। तो यह है त्रिभाषाई फॉर्मूला, यानी कि एक भाषा तो जो आपकी राष्ट्रीय भाषा है या फिर राजकीय भाषा जो है, एक तो वो हो, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसे हम अंग्रेजी जैसे है, तो अंग्रेजी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक वो, और तीसरी है आपकी क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ये भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है। तो जो भी हमने आपको बताया, प्रथम भाषा है हिंदी, यानी कि हिंदी क्या है आपकी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा। दूसरी भाषा है आपकी अंग्रेजी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तीसरी आपकी स्थानीय भाषा, जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो कि स्थानीय भाषा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो ये है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना क्या है, सूचना को ज्ञान ना समझा जाए कि वो ज्ञान है, ज्ञान नहीं, वो जानकारी है। आप जानकारी का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए है कि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। जो गलतियां आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, लेकिन आपको जब उसमें लगेगा, उसको बार बार आपको उसमें आप कमियां बताई जाएंगी, तो आप उससे स्वयं ही सुधार सकेंगे। प्रश्न 24 है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बिना बोझ को कम करना, यानी कि बच्चे क्या है उस पर डिपेंड ना रहें। ठीक है। पाठ्यक्रम पर डिपेंड ना रहें। प्रश्न 25, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न 26 है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्यों की प्राप्ति, ये महत्वाकांक्षी का अर्थ है। प्रश्न 27, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है, तो इसका मतलब एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि एक संकल्पना आपको बताई गई है, उससे आप खुद ही दूसरी संकल्पना में उसे यूज कर सकें, उससे दूसरी संकल्पना बना सकें। प्रश्न नंबर 28 है, एनसीएफ 2005 बल देती है, तो ये देती है करके सीखने पर, यानी कि आप उसे खुद सीख सकें और उसे खुद प्रयोग कर सकें। प्रश्न 29 है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो ये सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 30 है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है, तो ये दिया गया है बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार के। प्रश्न 31 है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, तो ये की गई थी सभी स्तर के विद्यार्थियों में लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। प्रश्न 32 है, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शन सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये हैं, पहला है हमारा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, जो हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न 2 है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उसे रटे ना, बल्कि अपने व्यवहार में लाकर उसे प्रयोग कर सकें। प्रश्न 3 है, नहीं उत्तर नंबर 3 है, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए, यानी कि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट उससे हो सके, इस तरह की शिक्षा उसे प्राप्त हो। चौथा है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, यानी कि जो भी गतिविधियां वहाँ पर हो रही हैं उनको उसे बाहरी जीवन से जोड़ सके। पांचवा है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों, यानी कि जो राष्ट्र से रिलेटेड या फिर उसे जो प्रजातंत्र से रिलेटेड जो भी सीख वहाँ से उसे प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा माध्यम कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए उसकी मातृभाषा का। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो ये है उत्प्रेरक की। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटर, यानी कि जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए कि उसे बच्चों को फैसिलिटेट करना है, उनको बच्चों को सुविधा देनी है। ठीक है, इसके अलावा उत्प्रेरक होना चाहिए कि यानी कि बच्चों को प्रेरणा देने वाला हो। ठीक है। प्रश्न 35 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है, तो उसकी दैनिक गतिविधियां, जो भी बच्चा दैनिक गतिविधियां कर रहा है, ये नहीं कि हम जैसे पहले से चला आ रहा है कि लास्ट में एग्जाम्स हो गए, साल के लास्ट में एग्जाम हो गए, उन्हीं आधार पर हम उसे आकलन कर दें उसका, तो ऐसा नहीं है। बच्चे का आकलन पूरे साल भर और जो उसकी दैनिक गतिविधियां उन्हीं के आधार पर होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है। प्रश्न 36 है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए, तो यह है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा पूर्व प्राथमिक स्तर पर और तीसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर। इन तीनों स्तरों पर स्कूली शिक्षा, कला विषय को स्कूली शिक्षा में शामिल करना चाहिए। प्रश्न नंबर 37 है, भीड़भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है, तो यह है सृजनशीलता वाली कक्षाओं में। ठीक है। प्रश्न 38 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है, तो यह बिना बोझ के शिक्षा, ये इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। प्रश्न 39 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का
विकास करना, यानी कि बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है और जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ावा मिल सके। प्रश्न 40 है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा एक एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो यह है प्रेक्षण के आधार पर, यानी कि बच्चों के रिटर्न में एग्जाम्स ना हो, उनसे क्या सिर्फ इंटरव्यू टाइप में या फिर उनसे बोलकर या पूछकर ही उनके जो आकलन है वो किया जाए। प्रश्न नंबर 41 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? तो ये था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। ठीक है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत है वो 1987 में जाकर हो पाई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं? तो ये लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। प्रश्न नंबर 43 यानी 43, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो ये है कहानी विधि, यानी आप कहानी पढ़ाकर बच्चों को इसकी जो चर्चा है वो कक्षा में कर सकते हैं। प्रश्न 44 है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो पाठ को समझाने में सहायक, क्योंकि जो आप चित्र के थ्रू अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो चित्र होता है वो बच्चे के दिमाग पर छप जाता है। अगर आप बाद में भी उससे उसके बारे में चित्र दिखाकर पूछना चाहेंगे तो बच्चे उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है? तो क्या संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रश्न 46 है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को क्या है? ज्ञान मानने से बचा जाए। इसके बारे में भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 47 है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने से संबंधित, यानी जो ये बच्चा कक्षा में सीख रहा है उसे उसके बाहरी जीवन से जोड़ने से संबंध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48 है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो ये है एक संकल्पना का दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि बच्चे को इस तरह से हमें ज्ञान प्रोवाइड करना है कि बच्चे को हम एक संकल्पना दें और बच्चा उससे दूसरी जो संकल्पना उससे सामने आए तो उसमें उसे वो उसे फिट बैठा सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो ये है यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं, यानी कि बच्चा अगर बार बार गलतियां करता है तो उसे उसके ज्ञान से जोड़कर करना चाहिए, क्योंकि बार बार जितना बच्चा गलती करेगा इसका मतलब बच्चा सीख रहा है, सीखने के लिए अग्रसर है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? तो ये है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, एनसीएफ 2005। ठीक है। तो साथियों आज हमने किए हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीएफ 2005 के। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको आप महत्वपूर्ण समझें। इनके अलावा ये समझ लीजिए कि जो आपके एग्जाम्स में इनके अलावा इनसे अलग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चंस बार बार दोहरा कर एक दूसरे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आप समझिए कि एनसीएफ आपका यहीं तक कंप्लीट है, आपको इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है साथियों, चलिए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा हमने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या सुधार आप चाहते हैं या फिर कोई सुधार नहीं चाहते हैं, तो इसकी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ठीक है साथियों, इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे से हम इसी तरह टीचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ और बनाकर अपने चैनल पर डालेंगे। ठीक है साथियों, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपके जितने भी आगे भी एग्जाम्स आएँ उनकी आप प्रिपरेशन यहीं से कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।